फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम हिंदी व्याकरण में क्रियापद एक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ लिया है, तो अब क्रिया पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्रिया वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। मतलब किसी क्रिया का काम का करना ही क्रिया कहलाता है। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख से लिखना। तो लिख क्या एक संस्कृत का धातु पद है और उसमें ना जुड़ गया तो क्या हो गया लिखना। हंस से हंसना। ठीक है। प्रकार कर्म प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद माने जाते हैं। तो कर्म के आधार पर मुख्यतः दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कुत्ता भौंकता है, तो कौन भौंक रहा है? कुत्ता। तो जो क्रिया है, भौंकने का काम कुत्ता कर रहा है, तो जो भौंकना है क्रिया, उसका डायरेक्ट इफेक्ट कुत्ते पे पड़ रहा है, मतलब उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? सॉरी, कर्म क्या कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। कविता हंसती है, इसी प्रकार से टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। तो आदमी बैठने का काम कौन कर रहा है? आदमी। ठीक है। तो ये डायरेक्ट कर्ता पर प्रभाव डाल रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। फिर है सकर्मक क्रिया वे क्रिया जिसका प्रभाव वाक्य में प्रयोगकर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता था, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो भूपेंद्र क्या पी रहा है? दूध। तो दूध पीने का काम कर रहा है, तो इसमें जो पीना जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। नीतू खाना बना रही है, तो खाना बनेगा कौन? नीतू क्या बना रही है? तो खाना बना रही है। तो ये भी डायरेक्ट सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें बनाने का प्रभाव खाना यानी कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक है। अब अगर हमें सकर्मक और अकर्मक में भेद देखना है तो इसकी एक ट्रिक है। जैसे मैंने ये लाइन पढ़ी, कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता क्या भौंकता है? तो ये कोई बन रहा है वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बन रहा है, तो समझ जाओ कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। वैसे ही भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो भूपेंद्र क्या पी रहा है? तो दूध। आंसर आ रहा है ना, तो ये सकर्मक क्रिया। तो अब कैसे पहचानना वो आप समझ चुके हैं। सिर्फ क्या करना है, वाक्य में क्या लगाकर प्रश्नवाचक बनाना है, और अगर आपको लगे कि हाँ ये प्रश्नवाचक बन गया और इसका आंसर भी निकल रहा है, तो ये सकर्मक हो जाएगी, और नहीं निकल रहा है तो अकर्मक। ठीक है। अब सकर्मक के भी दो उपभेद है। एक कर्मक क्रिया पहला है, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। दुष्यंत भोजन कर रहा है, तो दुष्यंत क्या कर रहा है? भोजन करने का काम कर रहा है, तो एक ही काम कर रहा है, इसलिए इसमें एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक जी छात्रों को भी पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल। तो दो काम हो रहा है, छात्रों को पढ़ा रहे हैं और भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो दो कर्म हो गए, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। यही सब यहाँ पर लिखा है। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो कर्म प्रयुक्त है, अतः पढ़ा रहे द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है। फिर है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। तो वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर क्रिया के निम्न भेद है। सामान्य क्रिया जब क्रिया वाक्य एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई। ठीक है। फिर है संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थ क्रियाओं के मेल से बनी हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जया ने खाना बना लिया, तो दो क्रिया मिल गई, खाना और बनाना, तो दो क्रिया हो गई, इसलिए संयुक्त क्रिया। हेमराज खाना खा रहा है, तो खाना भी एक क्रियापद है, क्रिया का ही एक पद है। और हाँ, खा रहा है, तो दो काम कर रहा है, क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, और खाने का भी काम कर रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गए, ये संयुक्त क्रिया। फिर अब है प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है,
तो इसमें दुष्यंत खुद पत्र नहीं लिख रहा है, वो हेमंत के पास लिखवा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रेरणात्मक क्रिया, क्योंकि यह किसी और से काम करवा रहा है। कविता सविता से पत्र लिखवाती है, तो कविता खुद पत्र नहीं लिख रही है, वो सविता के पास पत्र लिखवा रही है। ठीक है। फिर है पूर्वकालिक क्रिया, जब क्रिया किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो। पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे धर्मेंद्र पढ़ कर सो गया, तो धर्मेंद्र पहले पढ़ाई कर ली धर्मेंद्र ने, फिर सो गया, तो उसने पहले कौन सा काम किया, पढ़ाई करने का, तो पढ़कर क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया, अतः पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया कराएगी। किसी मूल धातु के साथ कर या करने करके लगने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। अब कोई मूल धातु है, जैसे पढ़ पढ़, तो पढ़ के साथ पढ़ करके, तो भी ये फिर पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी, और पढ़कर तो भी पूर्वकालिक। अब किसी भी जो क्रियापद है उसके पीछे कर या करके लग गया तो अब समझ जाओ कि ये पूर्वकालिक ही क्रिया है। ठीक है। नाम धातु क्रिया, वे क्रियापद जो संज्ञा विशेषण आदि से बने हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऐसे रंगना, तो रंग से रंगना, लजाना, तो लज्जा से लजाना, अपनाना, अपना से अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना। ठीक है। ये सब नाम धातु क्रियाएं है। फिर है कृदंत क्रिया, वे क्रियापद जो क्रिया शब्द के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उसे कृदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलकर, चलता, तो ये ना, ता, कर, ये सब क्या है, प्रत्यय लगे हुए हैं, तो ये सब कृदंत क्रिया है। लिख से लिखना, लिखता, लिखकर। ठीक है। सजाती क्रिया, वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई, लड़ना, सॉरी लड़, तो दोनों एक है, लड़ाई लड़ी, ये दोनों सेम ही है क्रियापद, सॉरी सेम ही धातु है, और इससे कर्म भी बन गया और क्रिया भी बन गई, तो ये सजातीय क्रिया होगी। ठीक है। सहायक क्रिया, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पदों को सहायक क्रिया कहते हैं। अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, तो ये है सहायक क्रिया। ठीक है। फिर है काल के अनुसार, जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम पर, काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती है, आपको पता ही है। काल भी 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में भूतकाल में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, तो सरोज चली गई, तो ये भूतकाल की बात हो गई। सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये था आ गया, रहा था, तो मतलब ये भूतकाल की बात हो गई। जहाँ था, थे, थी, ये आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर भूतकाल है। ठीक है। फिर है वर्तमान कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो। कमला गाना गाती है, तो कमला प्रेजेंट टाइम में गाना गा रही है, तो मतलब ये वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। विमला खाना बना रही है, तो विमला खाना बना रही है मतलब प्रेजेंट टाइम की बात है, वर्तमान काल की बात है, तो ये भी वर्तमान कालिक क्रिया होगी। जहाँ पर है लग गया वहां पर समझ जाइए कि ये वर्तमान काल की ही बात कर रहे हैं। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के का बोध होता है। नीलम कल जोधपुर जाएगी, तो नीलम कल जोधपुर जाएगी, मतलब ये आने वाले कल की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गई, भविष्यकालिक क्रिया, क्योंकि भविष्य की बात कर रहा है। अब जाएगी नहीं जाएगी वो पता नहीं है, बस हमने बता दिया कि नीलम कल जोधपुर जाएगी, तो जहाँ पर गी लग गया वो समझ जाओ, सॉरी गी, गा और गे लग गया तो वह भविष्यकालिक क्रिया ही होगी। ठीक है। अशोक पत्र लिखेगा, अब अशोक लिखेगा मतलब तक लिखा नहीं है या फिर लिख भी रहा नहीं है, लिखेगा, तो ये भी भविष्यकाल की बात कर रहा था, ये भी भविष्यकालिक क्रिया हो गई। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF आपको